गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज में जियोग्राफी पढ़ रहे हैं और हमने क्लास 9th की जियोग्राफी में चैप्टर नंबर 2 का उत्तर का पर्वत, उत्तर का मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ा अपने कल की क्लास में। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार कैसा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तटवर्ती क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे और द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो आप देख रहे हो ये जो हमारा क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय पठार का है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वर्तमान में पठार है तो यहाँ पर प्राचीन में क्या रहा होगा, ये हम सोच सकते हैं, हमारे दिमाग में आ सकता है। तो देखिए प्रायद्वीपीय जो पठार है ना, प्रायद्वीपीय पठार के स्थान पर यह यहाँ पर जो है गोंडवाना लैंड भूमि थी। कौन सी भूमि थी? गोंडवाना लैंड भूमि, ठीक है, गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये जो पूरा हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये गोंडवाना लैंड भूभाग था, ठीक है। यह जो है गोंडवाना लैंड भूभाग था और यह गोंडवाना लैंड भूभाग निर्मित किससे हुआ था? आग्नेय रूपांतरित चट्टानों से। आग्नेय चट्टानें कैसी थी? क्रिस्टलीय थी, ठीक है। इस गोंडवाना लैंड का निर्माण कैसे हुआ था? क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से, ठीक है। आग्नेय शैलों की उत्पत्ति कैसे होती है? ज्वालामुखी का चैप्टर जब हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर बहुत अच्छे से बताए थे कि पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकलता है वह पृथ्वी के बाहर पहुँच के ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर क्रिस्टल का रूप ले लेता है, जिससे आग्नेय शैलें बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, पहले प्रायद्वीपीय पठार नहीं था, पहले यह गोंडवाना लैंड भूभाग का ही एक भाग था, ठीक है। ये पूरा स्थलखंड और यह गोंडवाना लैंड भूभाग किसका बना था? आग्नेय और रूपांतरित शैलों का बना था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया, इस आग्नेय और रूपांतरित शैलों में ना टूटन होने लगी, ये टूटने फूटने लगी और नदियों द्वारा अपवाहित किए जाने लगे। मतलब जब ये शैल टूट फूट गए तो इसके जो मलबे निकले वो मलबे नदियों द्वारा बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर गए और इन प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में इसका निक्षेपण शुरू कर दिए और धीरे धीरे लाखों वर्षों में यह प्रायद्वीपीय भूभाग का निर्माण हुआ, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भूभाग का निर्माण कैसे हुआ, अगर आपसे अब कोई पूछे तो आप बता लोगे, ठीक है। अब आओ हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखो यह प्रायद्वीपीय पठार ना, अगर हम इसको देखें, इसकी आकृति को देखें तो इसकी आकृति ना हमको एक मेज की भांति दिखाई देती है, ठीक है, एक मेज की भांति दिखाई देती है। देखो आप देख रहे हो ना, ये आकृति ऐसी ही है, एक मेज की भांति है, ठीक है। और यह त्रिभुजाकार हमको दिखाई देती है, मेज की भांति और त्रिभुजाकार, ठीक है। देखो अगर मेज ऐसे ही होता है ना और त्रिभुज, देख रहे हो आप, त्रिभुज, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है इसकी आकृति मेज की भांति है और त्रिभुजाकार है और यहाँ पर कई छिछली घाटियाँ पाई जाती हैं, छिछली और गहरी, छिछली, ठीक है, छिछली और चौड़ी घाटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। और पर्वत कैसे पाए जाते हैं? गोलाकार पाए जाते हैं। इतनी बात आप लोग को याद रहेगी, छिछली घाटियाँ पाई जाती हैं, पर्वत गोलाकार पाया जाता है। आकृति कैसी है? मेज की भांति और त्रिभुजाकार, ठीक है। अब देखो इस प्रायद्वीपीय पठार को भी ना हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं? एक उत्तर मध्य उच्च भाग, ठीक है, उसको मध्य उच्च भाग भी आप बोल सकते हो, दूसरा दक्कन का पठार, ठीक है। तो पहला हमारा कौन सा है?
मध्य उच्च भूमि, दूसरा हमारा है दक्कन का पठार। ठीक है, इस प्रायद्वीपीय पठार को ही हम दो भागों में बांटे हैं, एक मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। तो देखो जो हमारा मध्य उच्च भूमि है ना, हम अगर प्रायद्वीपीय पठारों पे देखें तो हमको यहाँ पर ना एक पर्वतीय श्रेणी दिखाई देगी। ठीक है, इसको ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, विंध्य पर्वत श्रृंखला, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और यहाँ से क्या है, एक नदी गई है। ठीक है, यहाँ से एक नदी गई है इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच से। इस नदी का नाम क्या है, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। इतनी बात आई आप लोग को समझ में। प्रायद्वीपीय पठार का जो खंड है, अब हम मध्य उच्च भूमि के बारे में देख रहे हैं एक एक करके। ठीक है, तो मध्य उच्च भूमि जो है नर्मदा नदी से लेकर, ठीक है, इसका विस्तार उत्तर में है। उत्तर में नर्मदा नदी के ऊपर क्या है, विंध्य पर्वत श्रेणी है, और विंध्य के ऊपर क्या है, मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार, ये जो क्षेत्र है ना, ये पूरा मालवा का पठार है। ठीक, इतनी बात आई आप लोग को समझ में। और देखो मालवा का पठार यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है, और इसके उत्तर में क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यहाँ से ऐसे दिल्ली तक, राजस्थान होते हुए दिल्ली तक एक पर्वत श्रृंखला गई है जिसे अरावली पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो मध्य उच्च भूमि का विस्तार कहाँ पर है, नर्मदा नदी से उत्तर में मालवा पठार से लेकर अरावली पर्वत तक। ठीक है, और देखो मालवा पठार के अगर पूर्व में हम देखें ना, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड है। ठीक है, बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है, और इसके अगर और पूर्व में हम देखें ना, तो हमको छोटा नागपुर का पठार दिखाई देगा। छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी होकर गुजरती है, बताइए आप लोग। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी गुजरती है। ठीक है, तो अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ पर विंध्य पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी। ठीक है, और उसके नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी। ठीक है, और इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच एक नदी बहती हुई दिखाई देगी, जो पश्चिम से, पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है ये नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, तो इसके उत्तर में, इसके जस्ट ऊपर हम देखेंगे तो मालवा का पठार हमको दिखाई देगा। इसके पूर्व में हम देखेंगे तो बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार दिखाई देगा, और इसके और पूर्व में थोड़ा देखेंगे तो हमको छोटा नागपुर का पठार दिखाई देगा। ठीक है, और उसके ऊपर देखेंगे तो अरावली पर्वत श्रेणी दिखाई देगी। तो मध्य उच्च भूमि का विस्तार यहीं पर है। ठीक है, यहाँ पर कई सारी नदियाँ भी बहती हैं, जैसे केन, बेतवा, चंबल, सिंध, वो वाली सिंधु नहीं, ऊपर वाली सिंधु नदी नहीं, एक और सिंध नदी है, सिंध, वो सिंधु है, ये सिंध है। ठीक है, केन, बेतवा, चंबल, सिंध नदियां भी यहाँ से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो हमने मध्य उच्च भूमि के बारे में पढ़ा। अब आओ हम अपनी दूसरी आकृति देखते हैं, दक्कन का पठार। अब देखो नर्मदा नदी के दक्षिण, ठीक है, ये नर्मदा नदी है, इसके जो दक्षिण का भाग है ना, उसको हम दक्कन का पठार कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, दक्कन का पठार कहते हैं। और देखो इसका जो उत्तरी विस्तार है वो सतपुड़ा है। दक्कन के पठार का जो उत्तरी विस्तार है, उत्तरी जो भाग है वह सतपुड़ा है। ठीक है, और इसके पूर्व में हम देखेंगे ना, सतपुड़ा के अगर पूर्व में हम देखेंगे तो हमको महादेव, मैकाल, ठीक है, ये श्रेणियाँ दिखाई देंगी। महादेव की श्रेणी, मैकाल की श्रेणी, ये सब छोटे छोटे पर्वत हैं। ठीक है, महादेव, मैकाल पर्वत श्रेणियाँ दिखाई देंगी। ठीक है, और इसकी आकृति भी त्रिभुजाकार की भांति है। ठीक है, इतनी बात आई आप लोग को समझ में। अब देखो प्रायद्वीपीय पठार में ना, ये हमारा दक्कन का पठार भी खत्म हुआ। अब देखो आप प्रायद्वीपीय पठार में ना कई सारी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे जलप्रपात। जलप्रपात से क्या होता है, बिजली बनती है। ठीक है, और
कई सारे झील पाई जाती है, जैसे चिल्का झील। इसके यहाँ पर देखेंगे उड़ीसा वाले भाग की तरफ ना, तो हमको एक झील दिखाई देगी जिसको चिल्का झील बोलते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का झील, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी स्थलाकृतियाँ निर्मित हुई है और इसका निर्माण काली मृदा यहाँ पर पाया जाता है, आग्नेय शैलों से बनी है। तो काली मृदा ना काफ़ी उपजाऊ होती है, यह कृषि के लिए, ठीक है, बहुत उपजाऊ होती है, ठीक। यहाँ पर कपास बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए अगर हम इस क्षेत्र को देखें ना, तो यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, ठीक है। तो इन सब क्षेत्रों में जो है कपड़ा मिलों का बहुत अधिक विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कपास आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और जलप्रपातों द्वारा बिजली भी आसानी से प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और देखो, आग्नेय शैलों के बने होने के कारण ये क्या है, यहाँ पर खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर लौह एवं इस्पात उद्योग बहुत अधिक मात्रा में विकसित हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर लोहा, कोयला बहुत अधिक पाया जाता है, ठीक है। कर्नाटका वाले क्षेत्र में सोना अधिक पाया जाता है, यहाँ पर और भी कई सारी धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो छोटा नागपुर पठार के महत्व को आपने जाना, प्रायद्वीपीय पठार के महत्व को आपने जाना। अब आओ, अगली आकृति हमारी है तटवर्तीय क्षेत्र। तटवर्ती क्षेत्रों के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ पर छूट भी रही हैं। छूट क्या रही है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो वो हमारे 11th के सिलेबस में है। जब हम 11th की पढ़ेंगे, जब हम 11th की NCERT पढ़ेंगे, तो इसको और भी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उनसे भी कोरिलेट करके इसको और बेटर तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ पर आपको जितना पढ़ाया जा रहा है, आप आंख बंद करके विश्वास रखिए, उतना पढ़ लीजिए। जब आगे 11th की NCERT हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, 11th की NCERT में भी इंडिया की ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दोनों से कोरिलेट करके इतने अच्छे से हम लोग समझ लेंगे कि फिर दोबारा कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, ठीक है। तो आओ अब हम दूसरा देखते हैं तटवर्ती क्षेत्रों के बारे में, तटीय क्षेत्र, ठीक है। तो देखो, हमारे जो तटवर्ती क्षेत्र है ना, वह 2 तटवर्ती क्षेत्र हैं, एक पूर्वी तट पे, एक पश्चिमी तट पे, ठीक है। जब हम अपना इंडिया का मैप देखेंगे तो उसके जो नीचे का भाग है, इसके पूर्व का भाग, इसको हम पूर्वी तट बोलते हैं और इसके पश्चिम के भाग को हम पश्चिमी तट बोलते हैं। अब देखिए, आप पूर्वी तट के जो उत्तर का भाग है ना, इसको उत्तरीय सरकार बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? उत्तरीय सरकार, ठीक है। इसका नामकरण हुआ है उत्तरीय सरकार। और इसके जो दक्षिण का भाग है उसको हम कोरोमंडल कहते हैं, ठीक है। पूर्वी तट को 2 भागों में हम बांटते हैं, उत्तर के भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिण के भाग को कोरोमंडल तट, और पश्चिमी तट को हम 3 भागों में बांटते हैं। इसका जो सबसे ऊपरी भाग है ना, उसको कोकण बोला जाता है, और उसके जो मध्य का भाग है, गोवा और महाराष्ट्र वाला भाग, उसको कन्नड़ बोला जाता है, और जो सबसे नीचे का भाग है उसे हम मालाबार बोलते हैं, ठीक है। केरल के वाले भाग को, जहाँ पर केरल, यहाँ पर केरल का विस्तार है, यहाँ पर गोवा महाराष्ट्र का विस्तार है, यहाँ पर गुजरात, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। कोकण, कन्नड़ और मालाबार, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल, ये आप एग्जैक्ट याद रखिएगा। अब देखिए आप, अगर हम पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों की तुलना करें, एक तुलनात्मक रूप से इसको समझने का प्रयत्न करें, ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो हमारा पश्चिमी तट है ना, ये अधिक ऊंचा है, इसकी ऊंचाई जो है अधिक है, जबकि पूर्वी तट की ऊंचाई कम है, ठीक है। पश्चिमी तट की क्या है, ऊंचाई अधिक होने के कारण चौड़ाई जो है कम है, लेकिन पूर्वी तट की ऊंचाई तो कम है लेकिन चौड़ाई जो है अधिक है, ठीक है। चौड़ाई अधिक है। जस्ट इसके अपोजिट आप करते चले जाइएगा, ठीक है। जैसे पश्चिमी तट की ऊंचाई अधिक है तो पूर्वी तट की ऊंचाई कम है, ठीक है। पश्चिमी तट की चौड़ाई अधिक है तो पूर्वी तट की चौड़ाई कम है,
अधिक है, अधिक है, ठीक है। उसके बाद अब देखो पश्चिमी तट से ना, पश्चिमी तट पे पर्वतीय वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई अधिक है, तो यहाँ से जो पवनें आती हैं वो उत्तरोत्तर पहाड़ियों पर चढ़ती जाती हैं और वर्षा कराती हैं, ठीक है। हमने आपको पर्वतीय वर्षा के बारे में बताया था, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो जब कोई पवनें आती हैं, जब कोई पवनें आती हैं तो उनके मार्ग में पर्वतें अवरोध स्थापित करते हैं और ये पवनें तब ऊपर उठने लगती हैं, पर्वत के समानांतर बहने लगती हैं और ऊपर उठते उठते ये पवनें इतनी ठंडी हो जाती हैं कि यहीं पर बारिश करना शुरू कर देती हैं, ठीक है, यहीं पर बारिश करना शुरू कर देती हैं। तो इस प्रकार की वर्षा कौन सी वर्षा होती है? इस प्रकार की वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है। तो पश्चिमी तट पर पर्वतीय वर्षा होती है, लेकिन पूर्वी तट पर कौन सी वर्षा होती है? मानसून वर्षा होती है। और कौन सी मानसून वर्षा होती है? लौटते हुए मानसून से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से, ठीक है। जब लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्वी बंगाल के खाड़ी से आता है तो बंगाल के खाड़ी से वो जल निकालता है, ठीक है, जल अवशोषित करता है और आकर पूर्वी तट पर बारिश करता है। तमिलनाडु वगैरह के क्षेत्र में हम देखेंगे कि ठंडियों में जब बारिश होती है वो इसी के कारण होती है, ठीक है। आगे हम मानसून में इसको और बेहतर तरीके से देखेंगे, ठीक। और क्या है, देखो पश्चिमी तट से ना कई सारी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। उसमें गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, ठीक है। ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं और ये पश्चिमी तट को ना बहुत ही काटती छाटती जाती हैं। तो पश्चिमी तट को ये एकदम छिछला कर दी हैं काट छाट के, ठीक है, और वहाँ पर कई सारे मैदानों का निर्माण की हैं। तो पश्चिमी तट क्या है? उपजाऊ बहुत अधिक है, यहाँ पर मैदान पाए जाते हैं, उपजाऊ बहुत अधिक है, यहाँ पर कृषि अधिक होती है। लेकिन पश्चिमी तट पर कृषि कहाँ से होगी? इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत पठार हैं, पठारी कंकड़ीली जमीन है, तो वो पश्चिमी तट जो है कृषि के लिए आसान नहीं है। और देखो पश्चिमी तट पे लेकिन हमारी जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि वर्षा ना बहुत ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है, ठीक है। 200 सेंटीमीटर से भी पश्चिमी तट में वर्षा होती है अधिक, इसी कारण यहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है और इसको जैव विविधता हॉटस्पॉट तक घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो इतनी बात आई आप लोग को समझ में। अगर आपसे अब कोई पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बारे में पूछे तो आप बेहतर तरीके से बता लोगे, ठीक है। एक एक करके देखो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप बुक की लैंग्वेज में फंसोगे तो फंस के रह जाओगे, ठीक है। अगर आप अपने से थोड़ा, आपका खुद का दिमाग थोड़ा चल जाएगा तो आप क्रैक कर जाओगे, एकदम समझ में ही नहीं आएगा आपको कि कितनी आसानी से आपने समझ लिया, आप खुद नहीं विश्वास करोगे। तो दोनों को एक दूसरे से रिलेट करते आ जाओ। अगर यहाँ का क्षेत्र ऊंचा है तो इस क्षेत्र ये थोड़ा कम ऊंचा है, अगर यहाँ की ऊंचाई अधिक है तो जाहिर सी बात है चौड़ाई कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कम ऊंचा है तो ये क्षेत्र चौड़ा अधिक होगा। अगर यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं, इस क्षेत्र की ओर जा रही हैं, पश्चिम से निकल कर पूर्व की ओर, तो नदियाँ जहाँ पर जाती हैं वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, मैदानों का निर्माण करती हैं, तो वो क्षेत्र अधिक उपजाऊ होगा, ठीक है। बारिश भी यहाँ पर अधिक हो रही है पर्वतीय वर्षा के रूप में, यहाँ पर मानसूनी वर्षा के रूप में। तो इतनी बात आई आप लोग को समझ में। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। और जो अगर आप लोग को थोड़ी बहुत भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं कल के क्लास में पक्का बताऊंगा, ठीक है, 100% बताऊंगा अगर कोई भी समस्या हो आप लोग को, ठीक है। तो अब आओ हम अपनी अगली आकृति द्वीप समूहों के बारे में देखते हैं कि द्वीप समूह क्या है, ठीक है। द्वीप समूह देखिए आप, भारत में ना 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं। एक बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक अरब सागर में लक्षद्वीप समूह, ठीक है। तो पहला कौन सा है? अंडमान एवं निकोबार, ठीक है। दूसरा हमारा है लक्षद्वीप, ठीक है। तो देखो बंगाल की खाड़ी में ये 2 है, हमारा बंगाल की खाड़ी है और इसके पश्चिम में ये अरब सागर है, ठीक है। और नीचे क्या है? हिंद महासागर है, ठीक है ना।
इसको आप याद रखिएगा। ये तो हम पहले ही चैप्टर में आप लोग को बताए थे और ये तो आपको पता भी होगा नॉर्मल, ठीक है। तो देखो, बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है उसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, और जो अरब सागर में द्वीप समूह है उसको हम लक्षद्वीप कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, जो लक्षद्वीप समूह है ना, यह प्रवालों का बना हुआ है, ठीक है। यह प्रवाल का पूरा बना हुआ है। प्रवाल क्या होती है? प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल एक सूक्ष्म जीव होते हैं और ये अपने अंदर से ना कैल्शियम कार्बोनेट का स्रावण करते हैं, मतलब अपने अंदर से ये कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ना इनके ऊपर परत दर परत जमती जाती है और यह एक पूरा विशाल जो है प्रवाल द्वीप बना लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा लक्षद्वीप है ना वो प्रवालों का बना हुआ है, ठीक है। और यह कई सारे द्वीप समूहों का एक भाग है और यहाँ पर जो प्रशासनिक राजधानी है यहाँ की लक्षद्वीप की कावारत्ती द्वीप पे है। ये जो है लक्षद्वीप कई सारे द्वीप हैं, कोई एक द्वीप नहीं है, ये कई सारे द्वीपों का समूह है। तो इसी में से एक द्वीप है कावारत्ती द्वीप। कावारत्ती द्वीप पे ही इसका प्रशासनिक मुख्यालय है, मतलब इसकी राजधानी वगैरह सब कावारत्ती द्वीप पे ही है। और एक पिटली द्वीप है यहाँ पर, ठीक है, पिटली द्वीप। पिटली द्वीप पे क्या है? एक अभ्यारण्य है। उस अभ्यारण्य का नाम क्या है? आपका वर्क है, होमवर्क। जो लक्षद्वीप में एक पिटली द्वीप है उस पे एक पक्षी अभ्यारण्य है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। और उस पक्षी अभ्यारण्य का नाम क्या है आप लोग खोजिएगा, ठीक है। तो आओ हम दूसरा देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, ठीक है। देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ना ये बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण, ठीक है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है ये हम 11th में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। थोड़ा सा अच्छा आप लोग को मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। देखो, देखो क्या करती हैं हमारी स्थल जो है कई सारी प्लेटों की बनी हुई हैं, ठीक है। ऐसे कई सारी प्लेटों की बनी हुई हैं, ये सब प्लेटें हैं हमारी, ठीक है। और ये प्लेटें, कुछ प्लेटें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के समानांतर ऐसे निकल जाती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्लेटें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से सीधे आमने सामने आकर मिलती हैं, ठीक है। इतनी बात आई आप लोग को समझ में? तो जो प्लेटें सीधे एक दूसरे के आमने सामने आकर मिल रही हैं, जब ये मिलती हैं तो इसमें टक्कर उत्पन्न होती है, टक्कर होती है, ठीक है। इसमें जब टक्कर होती है तो जो प्लेटें बहुत अधिक भारी होती हैं वह जो है नीचे धंस जाती हैं, जो प्लेटें बहुत कम भारी होती हैं वो ऊपर उड़ जाती हैं, ठीक है। तो मान लो, ठीक है, एक प्लेट हमारी ऊपर उठ गई, दूसरी प्लेट हमारी नीचे धंस गई, ठीक है। और फिर यहाँ पर ऐसे मोड़ प्रारंभ हो जाता है। इसी मोड़ के कारण यह जो है पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है, पर्वतों का। और जो द्वीप समूह है ज्वालामुखी के कारण, और इसी में ज्वालामुखी भी बनता है, लेकिन आगे हम विस्तार से समझाएंगे, तो हम थोड़ा आपको ऐसे ही समझा दिए, ठीक है। तो इसका निर्माण ना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण, ज्वालामुखी के कारण हुआ है, पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक ज्वालामुखी पाया जाता है। उस ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन द्वीप, ठीक है, बैरन ज्वालामुखी। अब ये बैरन ज्वालामुखी सुप्त ज्वालामुखी है या सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा और आप लोग इसको देखिएगा। और यहाँ पर कई सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे सेंटलीज जनजातियाँ, ठीक है, जहाँ पर आम लोगों को जाना भी अलाउड नहीं होता इन क्षेत्रों में। यहाँ पर कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हुआ, भारत का भौतिक स्वरूप। और कल हम अपने अगले चैप्टर नंबर 3 पे चलेंगे। और इस चैप्टर में अगर किसी को
मेरी पिछली भी वीडियो अगर जाकर आप लोग दिखाइएगा, वहाँ पे आपको पर्वत पठार, उत्तर का मैदान, ये सब मिल जाएगा। ठीक है, और दोनों भी क्लासेस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपके कमेंट का जवाब निश्चित आपको मिलेगा। और जाने से पहले आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जिससे चैनल को भी थोड़ा ग्रो मिले। ठीक है, धन्यवाद।